हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलुक पाठशाला। तो आज से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं सीटेट एसएसटी की, जिससे हम कंप्लीट सोशल साइंस को कवर करने वाले हैं, जिससे आप एक अच्छा स्कोर कर पाएँ सोशल साइंस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीटेट में सोशल साइंस से 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कितने 60 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं सोशल साइंस में। तो 60 क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो इनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। यानी एक जो आपका पोर्शन होता है जो कंटेंट पर बेस्ड होता है, तो उससे आपके 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और अगर हम बात करें पेडागोजी की तो उससे 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं करेंगे। तो इसके लिए अगर हमें एसएसटी के अगर सोशल साइंस की हम तैयारी कर रहे हैं सीटेट की, तो उसके लिए हमें एसएसटी की एनसीईआरटीज़ कवर करनी पड़ेंगी। अगर हम बात करें एसएसटी के एनसीईआरटी की, तो आपको 6 से 8 तक की एसएसटी की एनसीईआरटी कवर करनी होती है, जिसमें आपको हिस्ट्री 6 to 8 पढ़नी पड़ेगी, पॉलिटी 6 to 8 पढ़नी पड़ेगी, और ज्योग्राफी 6 to 8 तक की आपको एनसीईआरटीज़ कवर करनी पड़ेंगी। और इससे आपका जो 40 क्वेश्चंस है आपका उन एनसीईआरटीज़ से कवर हो जाता है। अगर हम बात करें बाकी 20 क्वेश्चंस की जो आपके पेडागोजी से पूछे जाते हैं, तो जो मैं आपको आगे कराने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी को कवर करेंगे और उसके साथ ही साथ पेडागोजी को भी कवर करने वाले हैं। तो आज से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं सोशल साइंस की, जिसमें मैं आपको सोशल साइंस की पूरी तैयारी कराने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की पहली क्लास से, जिसमें हम पढ़ेंगे हिस्ट्री। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री से। सबसे पहले हम हिस्ट्री और साथ में पॉलिटी और ज्योग्राफी को भी कंप्लीट करेंगे, मगर आज की हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं हिस्ट्री से, जिसमें हम क्लास 6 की एनसीईआरटी कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज फर्स्ट क्लास से। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो इस क्या, कब, कहाँ और कैसे का मतलब क्या है? तो आप जानते होंगे कि क्लास 6 की एनसीईआरटी है हमारी अतीत। यानी अतीत क्या मतलब होता है? अतीत का मतलब होता है जो बीत चुका है। तो हमें इस चैप्टर में वही जानना है कि अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं, यानी जो चीज़ें बीत गई हम उनके बारे में क्या जान सकते हैं, कब और कहाँ क्या हुआ था ये कैसे जान सकते हैं, या अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। तो ये चैप्टर पूरा कि अतीत में क्या हुआ था और कैसे हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट चैप्टर से। तो आप जानते ही होंगे कि एनसीईआरटी के जो सारे चैप्टर्स हैं उनकी स्टार्टिंग होती है वो किसी बच्चे के क्वेश्चन से स्टार्टिंग होती है। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो यहाँ पर एक लड़की है राशिदा, उसका नाम है राशिदा। वो क्या कर रही थी? अखबार पढ़ रही थी। तो राशिदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक जो उसकी नज़र जाती है एक सुर्खी पर, यानी एक हेडलाइन पर उसकी नज़र जाती है जहाँ पर लिखा हुआ था 100 साल पहले। तो उसने जैसे ही 100 साल पहले पढ़ा तो वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। तो ये सोचने लगी कि 100 साल पहले क्या हुआ था ये कोई कैसे जान सकता है, और इतने वर्षों पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता है। तो चलिए इस क्वेश्चन से आपको भी लगा होगा कि ये कैसे जान सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, जानते हैं कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि 100 साल पहले क्या हुआ था। तो कैसे पता लगाएं ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो, या फिर अखबार पढ़ सकते हो। अगर आपको जानना है कि कल क्या हुआ था, कल का अगर जानना है तो आप उसके लिए रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न को देख सकते हो और अखबार को पढ़ सकते हो। वह साथ ही ये जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। यानी अगर आपको कल का जानना है तो उसके लिए आप रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो, या फिर अखबार पढ़ सकते हो। मगर अगर आपको 1 साल पहले का जानना है तो आपको किसी ऐसे व्यक्ति से बात करनी होगी जिसे उस समय का याद हो। लेकिन अगर बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता है। मगर अगर आपको जानना है कि 100 साल पहले क्या हुआ था या 1000 साल पहले क्या हुआ था, तो आप उसे कैसे जान सकते हो। चलिए देखते हैं। तो अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? तो अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे कि हम लोग क्या खाते थे, कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। तो अतीत के बारे में अगर हम जानने की बात करें तो हम यहाँ पर जान सकते हैं कि वो लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहना करते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेट को यानी शिकारियों की बात करें, पशुपालक यानी वो लोग पशुपालक थे, ठीक है, कृषक थे, शासक, फिर व्यापारी, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यानी अगर हम बात करें तो हम आखेटकों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों आदि के बारे में, जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता लगा सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे और कौन सी कहानियाँ सुना करते थे और कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन से गीत गाते थे। तो अतीत के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं कि वो लोग क्या खाया करते थे, क्या पहनते थे, कैसे घरों में रहा करते थे, या फिर किस तरह से क्या क्या करते थे। यानी आखेटक थे, शिकारी थे,
तो इस तरह से अगर हम बात करें यहाँ पर बच्चे कौन से खेल खेलते तो ये भी पता लगाया जा सकता है, और कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, और कौन कौन से गीत गाते थे। तो ये चीज़ हम यहाँ पर जानने वाले हैं, तो हम ये सब जान सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे, लोग कहाँ रहा करते थे। अब हम जानेंगे कि उस समय के जो लोग थे वो लोग कहाँ पर रहा करते थे, और यहाँ से आपका क्वेश्चन सीटेट पूछता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर मानचित्र 1 की कि नर्मदा नदी का पता लगाओ, यहाँ पर आपको किसका पता लगाना है, नर्मदा नदी का पता लगाना है, जहाँ पर कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ क्या थे, कुशल संग्राहक थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे, और अपने भोजन के लिए वे जड़ों पर, फलों और जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट या शिकार भी किया करते थे। तो अब हमें पता लगाना है नर्मदा नदी का। अगर हम बात करें नर्मदा नदी की, तो आपने देखा कि कई लाख वर्ष पहले, यानी कई लाख वर्ष पहले की बात हो रही है यहाँ पर। यहाँ लोग कहाँ रहा करते थे, नर्मदा नदी के तट पर रहा करते थे। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि कई लाख वर्ष पहले लोग किस नदी के तट पर रहा करते थे, नर्मदा नदी के तट पर रहा करते थे। यहाँ पर बात करें आरंभिक लोगों की, आरंभिक मानव, ठीक है, आरंभिक मानव कहाँ रहा करते थे, तो आरंभिक मानव जो थे वो नर्मदा नदी के तट पर रहा करते थे। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर हम बात करें तो ये लोग थे क्या, अगर आरंभिक मानवों में हम बात करें तो ये लोग कुशल संग्राहक थे। कैसे थे, कुशल संग्राहक थे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि आरंभिक मानव क्या थे, कुशल संग्राहक थे, कुशल संग्राहक थे, और साथ ही साथ क्या थे, आखेटक थे। अगर हम आरंभिक मानवों की बात करें तो ये कुशल संग्राहक थे। कुशल संग्राहक का मतलब ये है कि जो ऐसे लोग जो जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे, यानी जो उनकी जंगल के आसपास, जंगल की जो विशाल संपदा थी उससे परिचित थे, यानी भोजन के लिए वो किस पर निर्भर रहा करते थे, जड़ों पर, फलों और जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। तो जड़ों, फलों और जंगल के अन्य उत्पादों पर निर्भर रहा करते थे और इनका संग्रह किया करते थे, इसलिए ये क्या कहलाए, कुशल संग्राहक कहलाए। और ये क्या करते थे, जानवरों का आखेट भी करते थे। तो ये क्या थे, आखेटक थे। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि आरंभिक मानव थे, तो आपको याद रखना है ये कुशल संग्राहक भी थे और आखेटक भी थे, ठीक है। और आरंभिक मानव रहते कहाँ थे, तो नर्मदा नदी के तट पर रहा करते थे। तो चलिए अब इसे मैप में देखते हैं। तो ये है आपकी नर्मदा नदी, ठीक है। यहाँ पर कई आरंभिक मानव कहाँ रहा करते थे, नर्मदा नदी के तट पर रहा करते थे। तो आपको याद रखना है कि आरंभिक मानव कहाँ रहते थे, नर्मदा नदी के तट पर रहा करते थे, ठीक है, आरंभिक मानव। और ये मानव क्या थे, कुशल संग्राहक थे और कुशल आखेटक थे, ठीक है। कुशल संग्राहक और आखेटक थे, यानी आरंभिक मानव नर्मदा नदी के तट पर रहा करते थे, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान भी हैं जहाँ लोग 8000 वर्ष पहले या पूर्व इसी स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग कहाँ रहते थे, गांव में रहा करते थे। अब यहाँ पर बात हो रही है उत्तर पश्चिम की जो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ हैं। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो ये ऐसा क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष जो थे, इन्होंने सबसे पहले गेहूँ तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया था, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और उन्होंने भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालना शुरू कर दिया था। और ये रहा कहाँ करते थे, ये लोग गांव में रहा करते थे। तो चलिए अब देखते हैं कि सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ, ठीक है। ये है सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ, और ये आपकी कहाँ पर है, उत्तर पश्चिम में, यानी नॉर्थ वेस्ट में है, ठीक। इसकी लोकेशन याद रखनी है कि सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं। तो आपको याद रखना है यहाँ पर कि नॉर्थ वेस्ट में बात हो रही है। तो यहाँ पर आपकी कौन सी, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ, किरथर की, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले, यानी 8000 वर्ष पहले, 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने क्या किया था, सबसे पहले गेहूँ, सबसे पहले किसको, गेहूँ, सबसे पहले गेहूँ और जौ को उपजाना शुरू किया था। सबसे पहले गेहूँ और जौ को सबसे पहले गेहूं और जौ को उपजाना, यानी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया था, ठीक है। यहाँ पर यानी कृषि करना शुरू कर दी थी इन्होंने। और अगर हम बात करें यहाँ पर ही सबसे पहले इन्होंने किन पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया था, यानी पालतू बनाने की अगर हम बात करें तो भेड़, बकरी और गाय,
इनको पालतू बनाना शुरू कर दिया था। भेड़, बकरी, गाय और बैल, तो इन सभी को इन्होंने क्या किया था, पालना शुरू कर दिया था। ठीक है, और ये लोग गांव में रहा करते थे। तो ये बात होगी सुलेमान और किरतर की पहाड़ियों, और जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको अच्छे से तैयार करना है। अब बात करेंगे उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में बिंद पहाड़ियों का पता लगाना है। यहाँ पर बात हो रही है उत्तर पूर्व में गारो की पहाड़ी और मध्य भारत में बिंद की पहाड़ियाँ। ठीक है, उत्तर भारत में गारो की पहाड़ियाँ और मध्य भारत में बिंद पहाड़ियाँ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कृषि का विकास हुआ, यानी बिंद वाला क्षेत्र और गारो की पहाड़ी वाला क्षेत्र है, यहाँ पर कृषि का विकास हुआ है। ठीक है, किसका, कृषि का विकास हुआ है, कृषि का विकास हुआ है। जहाँ पर सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान बिंद के उत्तर में स्थित है, और जहाँ पर चावल उपजाया गया ये स्थान कहाँ पर, बिंद के उत्तर में स्थित है, और यहाँ पर ही सबसे पहले क्या हुआ है, चावल को उपजाया गया है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ हो जाता है। चलिए अब आगे देखेंगे। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करें। अब बात करेंगे सिंधु और इसकी सहायक नदी का। सहायक नदियाँ क्या होती हैं, सहायक नदी उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं, और लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्रवर्ती तटीय इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। अब यहाँ पर बात हो रही है सिंधु नदी की और उसकी सहायक नदी की, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखनी है, और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि सहायक नदियाँ क्या होती हैं। सहायक नदियाँ क्या होती हैं? सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं, यानी सहायक नदियाँ क्या होती हैं, जो एक बड़ी नदी में आकर मिल जाती हैं। ठीक है, लगभग 4700 वर्ष पूर्व, कब, 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे, यानी जो ये सहायक नदी है इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। ठीक है, गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा गंगा और इसकी जो सहायक नदियां हैं इनके किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग कब हुआ, 2500 वर्ष पूर्व हुआ। चलिए अब मैप में अगर देखेंगे सिंधु व इसकी सहायक नदियां, अब हम बात करने वाले हैं सिंधु और इसकी सहायक नदियों की। तो सिंधु नदी ये रही। सिंधु की अगर सहायक नदियों की बात करें तो आपने देखा सहायक नदियाँ क्या होती हैं, जो एक बड़ी नदी में आकर मिल जाती हैं। तो अगर इसकी सहायक नदियों की बात करें तो ये आपकी 5 नदियाँ हो जाती हैं। कौन कौन सी, झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, सतलज नदी और व्यास नदी, ये सारी क्या है, सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, सिंधु की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो आपको याद रखना है झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, सतलज नदी या फिर व्यास नदी। ठीक है, ये हो गई सिंधु की सहायक नदी। तो अगर हम बात करें यहाँ पर सिंधु के आसपास, अगर यहाँ पर जो नगर फले फूले वो कब फले फूले, 4700 वर्ष पूर्व। कब, 4700 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। यहाँ पर जो सिंधु और उसकी सहायक नदी के आसपास जो नगर फले फूले वो 4700 वर्ष पूर्व हुए। मगर अगर हम बात करें गंगा की, तो गंगा नदी ये रही। अगर हम इसके आसपास की नदियों की बात करें, यानी इसकी सहायक नदी जैसे सोन नदी हो गई, चंबल नदी हो गई, यमुना नदी हो गई, अगर इसके आसपास का जो क्षेत्र की बात करें तो ये जो क्षेत्र है ये कब फला फूला, ये 2500 वर्ष पूर्व फला फूला। ठीक है, यानी इसके आसपास जब नगरों का विकास हुआ वो हुआ 2500 वर्ष पूर्व, मगर सिंधु नदी के आसपास जो नगरों का विकास हुआ वो 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं गंगा और इसकी सहायक नदी की। गंगा और इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का जो क्षेत्र है प्राचीन काल में मगध या वर्तमान में बिहार नाम से जाना जाता है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया, और देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। तो चलिए अब गंगा और इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाते हैं। तो गंगा और इसकी सहायक नदी सोन की अगर हम बात करें तो आपने देखा ये है गंगा नदी और इसकी जो सहायक नदी है सोन। तो अगर हम बात करें गंगा और उसकी सहायक नदी सोन की, तो आपने देखा गंगा ये हो गई, इसकी सहायक नदी सोन नदी, चंबल नदी, यमुना नदी, ये सारी गंगा की सहायक नदियाँ हैं। अगर हम बात करें गंगा के दक्षिण में इन नदियों के जो आसपास का क्षेत्र है, यानी गंगा के दक्षिण की बात करें और इन नदियों के आसपास के क्षेत्र की बात करें, तो प्राचीन काल में ये जो क्षेत्र था इसको हम मगध के नाम से जानते थे। गंगा हो गया, सोन नदी, इन सब के आसपास का जो क्षेत्र था प्राचीन काल में हम इसे किसके नाम से जानते थे, मगध के नाम से जानते थे। किसके नाम से, मगध के नाम से जानते थे। मगर अगर वर्तमान में बात करें तो इसे अब हम बिहार के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें आगे
तो इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे, यानी जो यहाँ के शासक थे बहुत शक्तिशाली थे, और इन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था और देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। चलिए अब बात करते हैं आगे, जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है और यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो स्टेटमेंट बेस्ड आता है। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की, यानी उस टाइम पर भी जो लोग थे उन्होंने हमेशा सदैव जो है उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की यात्रा की थी, यानी जब उस टाइम उनके पास कोई साधन नहीं थे तब भी वो लोग यात्राएं करते थे। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तानों, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी, फिर भी वे यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। कभी कभी क्या होता था, हिमालय को पार कर जैसे ऊंचे पर्वतों को पार करना होता था, पहाड़ियों, रेगिस्तानों, नदियाँ, ये सब उनके रास्ते में होती थी, मगर फिर भी उनकी जो यात्रा थी वो जोखिम भरी होती थी पूरी तरह से, मगर फिर भी ये यात्राएं उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाया करती थी। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में एक साथ अपने मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। धार्मिक गुरु जो होते थे लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव जाया करते थे, एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक जगहों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला है। यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन बनता है कि उस टाइम पर भी लोग ये यात्राएं क्यों किया करते थे, मतलब क्या कारण था ऐसा कि उन लोगों को ये यात्राएं ये लोग किया करते थे। तो क्या कारण था, सबसे पहला कारण जो है वो था काम की तलाश में, यानी काम की तलाश में ये लोग क्या किया करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। दूसरा, आपदाओं के कारण, यानी प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं उनके कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी जो सेनाएं होती थी दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करती थी। और जो व्यापारी हुआ करते थे कभी काफिले में तो कभी जहाज में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। धार्मिक गुरु जो होते थे वो शिक्षा और सलाह देते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। कुछ लोग जो नई जगह खोजने की चाह में, यानी रोचक स्थानों को खोजने की चाह में यात्राएं किया करते थे। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर स्टेटमेंट में आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़, आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, तो इस बार एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखो। ये पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वो ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सकते और गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। तो अब आप देखेंगे, अगर हम अपने मैप, इंडिया के मैप को देखें तो यहाँ पर अगर बात करें तो एक साइड क्या है, अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर समुद्र है, एक साइड ये कहाँ, अगर हम देखें तो ये समुद्र से भी घिरा हुआ है। ऊपर आपका हिमालय पर्वत आ जाता है, यानी पर्वत से भी घिरा हुआ है ये। तो वही कह रहे हैं कि आज पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की क्या करती हैं, प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। ये जो उपमहाद्वीप है इसकी प्राकृतिक सीमा का निर्माण कौन कर रहा है, पहाड़ियाँ कर रही हैं, पर्वत कर रहे हैं और समुद्र कर रहे हैं। इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था, मगर जिन लोगों ने चाहा वो ऐसा कर भी पाए। वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके, यानी पर्वतों को पार कर सके, गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं पर बस गए। चलिए, लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध बनाया, यानी लोग बाहर से आए, उनकी कुछ चीज़ें हम लोगों ने अडेप्ट करी और हमारी कुछ चीज़ें उन लोगों ने अडेप्ट करी। तो इस तरह से जो हमारी सांस्कृतिक परंपराएं वो समृद्ध हुई। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। चलिए, अब नेक्स्ट पैराग्राफ अगर हम बात करें और इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ की, तो वो है देश के नाम की। यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है देश के नाम से। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। तो आप जानते हैं कि हम अपने देश के लिए इंडिया और भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया जो शब्द है वो किससे निकला है, इंडस से निकला है। और इंडस को अगर हम बात करें तो संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संस्कृत में सिंधु कहते हैं। तो इंडिया शब्द जो है वो किससे निकला, अगर आपसे पूछा जाए तो इंडिया शब्द जो है वो इंडस से निकला है। और इंडस को संस्कृत में क्या कहा जाता है, संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ठीक है, अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस, इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। ठीक है, चलिए इसके बारे में अगर हम थोड़ा
तो अब बात हो रही है उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों की। तो यहाँ अगर हम बात करें, यहाँ पर बात हो रही है नॉर्थ वेस्ट साइड की, यानी इस साइड की, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट साइड से अगर हम बात करें नॉर्थ वेस्ट की, तो यहाँ से आपके कौन आए, ईरानी आए, ईरानी आए, और ईरानी आए, साथ ही साथ कौन आए, यूनानी भी आए, ठीक है। ईरानी और यूनानी है। इन्होंने जो सिंधु नदी है उसको क्या कहा, सिंधु को इन्होंने क्या कहा, ईरानियों ने, इन्होंने कहा हिंदोस, इन्होंने हिंदोस कहा। और यूनानी जो आए इन्होंने सिंधु को इंदोस कहा, ठीक है, क्या कहा, इंदोस कहा। और ये कब आए, ये ईरानी और यूनानी जो थे ये 2500 वर्ष पूर्व आए थे। कब आए थे, लगभग 2500 वर्ष पूर्व आए थे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि उत्तर पश्चिम से कौन आए, ईरानी और यूनानी आए, जिन्होंने सिंधु को क्या कहा, हिंदोस कहा, और यूनानियों ने सिंधु को इंदोस कहा, ठीक है। इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया का, और ये जो सिंधु नदी है आपने देखा, ये है सिंधु नदी। सिंधु नदी का जो पूर्व में स्थित क्षेत्र है, यानी सिंधु नदी के पूर्व का जो क्षेत्र है, यानी इधर वाला क्षेत्र है, इसको इन्होंने क्या कहा, इंडिया का, ठीक है, क्या कहा, इंडिया का। चलिए अब बात करेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ। तो नेक्स्ट है कि भरत नाम का जो प्रयोग है, नेक्स्ट है कि भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। यानी भारत जो नाम है उसका प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा था। चलिए इसको भी देख लेंगे, मैप के थ्रू अगर याद करेंगे तो ईजिली लर्न कर पाएंगे। तो यहाँ पर बात हो रही है अब उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। यानी जो भारत नाम का प्रयोग है वो किस लिए किया जाता था, उत्तर पश्चिम में जो लोग रह रहे थे, यानी नॉर्थ वेस्ट में जो रहने वाले लोग थे उनके समूह के लिए किसका प्रयोग किया जाता था, भारत जो नाम था उसका प्रयोग किया जाता था। और जिसका उल्लेख, यानी जो ये समूह है, इस समूह का जो उल्लेख है वो हमें किस में मिलता है, यानी नॉर्थ वेस्ट में जो रहने वाला लोगों का समूह था उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता था, भारत का प्रयोग किया जाता था। किसका, भारत का प्रयोग किया जाता था। और ये जो लोगों का समूह है इसका जो उल्लेख है संस्कृत की जो आरंभिक कृति यानी ऋग्वेद में मिलता है। इसका उल्लेख हमें किस में मिलता है, लोगों के समूह का ऋग्वेद में इसका हमें उल्लेख मिलता है। और ये कितनी पुरानी है, तो ये 3500 वर्ष पुरानी कृति है, ठीक है। ये आपको चीज़ें यहाँ से याद रखनी है, 3500 वर्ष पुरानी कृति है, ठीक है। बाद में इसी का प्रयोग किस में होने लगा, देश के लिए किया जाने लगा। चलिए अगर हम बात करें नॉर्थ वेस्ट, यानी यही जो क्षेत्र है, यानी इस क्षेत्र से आने वाले जो लोग थे इनका जो समूह था उसके लिए भारत नाम का प्रयोग किया जाता था। और इसका जो उल्लेख है वो हमें ऋग्वेद में मिलता है। और ये कितनी पुरानी कृति है, 3500 वर्ष पुरानी कृति है। चलिए अब आगे देखेंगे। अब अतीत के बारे में कैसे, अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें जो होती थी हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट और सीटेट का फेवरेट, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन भाषा के शब्द मैन्यू, जिसका अर्थ है हाथ से निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। तो अगर आपको अतीत के बारे में जानना है तो अतीत में जो पुस्तकें लिखी उनको ढूंढो और उनको पढ़ो, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये जो पुस्तकें होती थी, यानी जो अतीत की जो पुस्तकें थी, ये पुस्तकें कैसी होती थी, हाथ से लिखी जाती थी। कैसे, हाथ से लिखी जाती थी। और हाथ से लिखी होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता था, पांडुलिपि कहा जाता था। तो यहाँ पर आपका अगर हम बात करें तो पांडुलिपि क्या होती थी, ऐसी पुस्तकें जो किससे लिखी जाती थी, हाथ से लिखी जाती थी। अब बात करें अगर अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए अगर कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है, तो अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है मैन्यूस्क्रिप्ट। क्या है, मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द है जो किससे बना है, लैटिन भाषा के शब्द मैन्यू से बना है। और जिसका अर्थ क्या होता है, हाथ है या से निकला है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि मैन्यूस्क्रिप्ट जो शब्द है वो किससे बना है, लैटिन भाषा के शब्द मैन्यू से बना है। और मैन्यूस्क्रिप्ट का अर्थ क्या होता है, तो हाथ है या फिर से निकला है, ठीक है। ये पांडुलिपियाँ लिखी किस पे जाती थी, तो यहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय जैसे क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। यानी जो भुर्ज नामक पेड़ की छाल होती है उस पर ये पांडुलिपियाँ लिखी जाती हैं, ठीक है।
और ये कहाँ पर उगती है? ये जो ताड़पत्र है अथवा या हिमालय क्षेत्र में उगने वाले, हिमालय क्षेत्र में ये भोज पेड़ है कि पांडुलिपि क्या होता है, ये हाथ से लिखी जाती है, ठीक है। और हाथ पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है? मैन्यूस्क्रिप्ट है, यानी अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए हम मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। और जो किससे बना है? मैन्यू शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है हाथ है से निकला है, ठीक है। और ये पांडुलिपियाँ जो हैं वो भुज नामक पेड़ की छाल पर लिखी जाती थी। चलिए अब इसके बारे में जानेंगे थोड़ा सा। तो इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को क्या हुआ? कीड़ों ने खा लिया। तो इतने वर्ष हो गए तो ये पांडुलिपियाँ जो थी इनको कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ जो थी वो नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्राय ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और बिहारों में प्राप्त होती हैं। और जो पांडुलिपियाँ बची हुई हैं, यानी जिनको कीड़ों ने नहीं खाया है, वो कहाँ पर है? मंदिरों और बिहारों में आज भी प्राप्त होती हैं। इन पांडुलिपियों में था क्या? इन पुस्तकों में अगर हम बात करें तो धार्मिक मान्यताएं और व्यवहार थे, राजाओं के जीवन के बारे में था, औषधियों के बारे में था, और विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पर महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे, ठीक है। तो ये बात होगी। अब बात करते हैं अभिलेख की। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षा कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए मिलते हैं। अभिलेख क्या होते हैं? ऐसे अभिलेख वो लेख होते हैं जो किसी पत्थर पर लिखे जाते हैं या किसी धातु पर लिखे जाते हैं, यानी अगर हम बात करें किसी कठोर सतह पर ये उत्कीर्ण किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन सीधा बन जाता है कि अभिलेख क्या होता है। तो ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए मिलते हैं। ये अभिलेखों की अगर हम बात करें कि ये कठोर सतह पर क्यों उत्कीर्ण किए जाते हैं, तो ये इसलिए किए जाते थे ताकि जो इनके राजाओं के आदेश या कुछ उनके जो, तो ये जो अभिलेख हुआ करते थे उन पर राजाओं के आदेश या फिर कोई भी जो चीज़ें, तो ये उस पर उत्कीर्ण कराया करते थे, राजा के आदेश जो होते थे, ताकि उन्हें देखा जा सके, उन्हें पढ़ा जा सके और जो उनके जनता है वो उन नियमों का पालन कर सके। तो चलिए देखते हैं आगे। तो कभी कभी जो शासक हुआ करते थे या फिर अन्य लोग अपने उपदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अगर अभिलेख में भी मिलते हैं, जिनमें क्या है, राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते थे। तो इन अभिलेखों की अगर बात करें तो इनमें क्या होता था, कभी कभी जो शासक हुआ करते थे या कोई अन्य लोग हुआ करते थे अपने आदेशों को उत्कीर्ण करवाते थे ताकि इनको लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके, ताकि लोग इन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उनका पालन कर सकते हैं। कुछ अन्य प्रकार के भी अभिलेख हमें मिले हैं जिसमें राजा और रानी जो होती थी उन्होंने राजा रानियों सहित अन्य जो स्त्री पुरुष हैं उन्होंने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। और अगर बात करें और उदाहरण के लिए तो प्रायः शासक जो होते थे अपनी लड़ाइयों में जो उनको विजय प्राप्त होती थी उसका भी लेखा जोखा रखा करते थे। चलिए, क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी? तो चलिए देखते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों का अवशेष तथा चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। तो अब बात करेंगे तो पुरातत्वविद होते कौन है? यहाँ पर आपसे क्वेश्चन बनता है कि पुरातत्वविद होते कौन है? तो ऐसे विद्वान जो पुरानी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो अगर हम बात करें अभिलेख की, तो अभिलेख के अलावा और भी कई वस्तुएं बनी जो प्रयोग में लाई गई, और ऐसी वस्तुओं का जो अध्ययन करता है वो कौन कहलाता है? पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद वो होते हैं जो पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? अध्ययन किया करते हैं। यानी पुरातत्वविद वे होते हैं जो पत्थर पर और ईंट से बनी इमारत जो होती है उनके अवशेष, चित्रों और मूर्तियों का अध्ययन किया करते हैं। वो क्या कहलाते हैं? पुरातत्वविद कहलाते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी, कुछ धातु की भी बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी न नष्ट होने वाले होते हैं। तो ये होते हैं पुरातत्वविद जो क्या करते हैं, ये पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों से मूर्तियों का अध्ययन करके औजारों और उन्हें जो हथियार मिले, बर्तन मिले, आभूषण मिले, इन सब को अच्छे से छानबीन करते हैं और खुदाई भी क्या करते हैं, ये सब, और उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं। तो वही कौन होते हैं? पुरातत्वविद होते हैं। पुरातत्वविद जो होते हैं जानवरों, चिड़ियों और मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं। इससे उन्हें ये जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले रूप में बचे रहते हैं।
पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के अनुसार इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। अगर हम बात करें इतिहास में अगर हमें कोई चीज़ मिलती है तो हम उससे स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे हमें पांडुलिपियाँ मिली, अभिलेख और कई सारी जो चीज़ें मिली, तो हमने उनको क्या कहा, स्रोत कहा, कि इतिहास के ये सारे स्रोत हैं। अब वो स्रोत क्या हैं, जैसे पांडुलिपियाँ हो गई और अभिलेख हो गए। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार कौन होते हैं, जो क्या करते हैं, अतीत का अध्ययन करते हैं। और स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। यानी हमें कोई अगर सोर्स मिल जाता है, जैसे पांडुलिपि मिल गई, तो हम उससे पढ़े तो हम उसके बारे में जान पाए, तो हमें उससे क्या मिला, इतिहास के बारे में पता चला। क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण कर पाते हैं। तो जैसे जैसे हमें हथियार मिलते गए तो हमें पता चला अच्छा ऐसे हथियार बनते थे उस टाइम पर। ये सारी चीज़ें जब इससे क्या होता है, स्रोत मिलते जाते हैं तो उससे धीरे धीरे क्या होता है, अतीत का पुनर्निर्माण होता जाता है। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्व इन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। तो इतिहासकार जो होते हैं वो इसी तरह से क्या करते हैं, जो हमारा अतीत है उसको जानते हैं। जो उन्हें स्रोत प्राप्त होते हैं उन सभी को जोड़ते हुए सारी चीज़ें पता लगाते हैं। चलिए आगे देखेंगे। अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन में रूप में हुआ है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। यानी जो अतीत है, जो अलग अलग समूह थे उसके लिए अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए जो अगर पशुपालकों की बात करें, कृषकों का जीवन जो अलग था, राजाओं तथा रानियों के जीवन अलग थे, व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था, जैसा कि हम आज भी देखते हैं। उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत अगर हम बात करें शहरों की, तो यहाँ पर लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का जो भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि जो शिकारी थे, मछुआरे थे, संग्राहक, कृषक और पशुपालक जैसे आम आदमी थे, प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। और पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। मतलब जो जैसे शासक वगैरह थे तो ये अपने विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे, तो इस तरह से हम उनके बारे में जानते हैं। मगर जो शिकारी रहे, मछुआरे रहे या संग्राहक रहे, इनके बारे में हमें कोई लिखित जानकारी नहीं मिली है। फिर भी पुरातत्व की सहायता से हम उनके जीवन के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि हम इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है, मतलब अभी भी हमें इनके बारे में बहुत कुछ चीज़ें जाननी शेष हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे तिथियों का मतलब। और यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है सीटेट में। तो तिथियों का मतलब अगर बात करें, अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की ये जो गणना है वो ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म के तिथि से की जाती है। मतलब जो ये वर्ष की गणना की जाती है, किससे की जाती है? ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म की जो पहले की तिथियां हैं वो सारी ईसा पूर्व यानी ईसा से पहले के रूप में जानी जाती हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। तो अंग्रेजी में बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, बीसी का मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, यानी ईसा से पूर्व। हिंदी में ईसा पूर्व, ठीक है। कभी कभी कुछ तिथियों से पहले एडी भी लगा, आपने देखा होगा। जैसे हिंदी में ईसवी लिखा होता है, ये एनो डोमिनी, यानी एडी का मतलब क्या होता है? एनो डोमिनी, जो लैटिन शब्दों से बना हुआ है, जिसका तात्पर्य क्या होता है? ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से होता है। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग करते हैं। सीई अक्षरों का प्रयोग करते हैं कॉमन एरा, तथा बीसीई का यानी बिफोर कॉमन एरा के लिए करते हैं। इन सभी शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में कैलेंडरों का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के रूप में कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य बिफोर, प्रेजेंट, वर्तमान से पहले। चलिए अब इसको समझ लेते हैं। तो स्टार्टिंग करेंगे हम ईसा मसीह से। यह है ईसा मसीह का, अगर हम बात करें इनके जन्म से शुरुआत मानी जाती है, ठीक है, ईसा मसीह। चलिए अगर हम इनके जन्म के पहले की तिथियां देखें तो सभी तिथियों को हम क्या लिखेंगे? ईसा पूर्व लिखेंगे, यानी ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की तिथियां ईसा पूर्व यानी ईसा से पहले, ठीक है। अगर हम बात करें ईसा पूर्व की तो इंग्लिश में से क्या कहते हैं? बीसी कहते हैं।
और BC का फुल फॉर्म क्या है? बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा से पहले। ठीक है, अगर हम बात करें इसको बिफोर BCE को अब हम और क्या कहते हैं? तो BCE भी कहते हैं, यानी बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, क्या कहते हैं? बिफोर कॉमन एरा। यहाँ पर आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है कि BCE क्या होता है, यानी बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, तो एक आपका यहाँ पर BP का भी यूज़ किया जाता है, यानी BC और BCE की जगह अब BP का भी यूज़ किया जाता है, जिसका मतलब क्या होता है? बिफोर प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट से पहले, बिफोर प्रेजेंट यानी वर्तमान से पहले। ठीक है, तो बिफोर प्रेजेंट को इनके ये फुल फॉर्म पता होने चाहिए। ये बात हो रही है ईसा के जन्म से पहले की। अब बात करेंगे ईसा के जन्म के बाद की। तो इसके बाद की जो तिथियाँ हैं इनके जन्म के बाद की, उसे AD से डिनोट करते हैं, जिसका मतलब क्या होता है? एनो डोमिनी। क्या होता है? एनो डोमिनी होता है। इसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? ईस्वी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ईस्वी कहते हैं। और इसका मतलब क्या होता है? ईसा मसीह के जन्म से होता है। किससे? ईसा मसीह के जन्म से माना जाता है। ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से माना जाता है, ये जन्म के वर्ष से माना जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें AD की, तो इसको हम CE से और डिनोट करते हैं। किससे? CE से डिनोट करते हैं, जिसका मतलब होता है कॉमन एरा। ठीक है, तो कॉमन एरा, यहाँ से आपको इसके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि ईसा के जन्म से पहले की जो तिथियाँ हैं उन्हें ईसा पूर्व कहा जाता है, बाद की तिथियों को ईस्वी कहा जाता है। अगर हम बात करें ईसा पूर्व की, तो ईसा पूर्व को इंग्लिश में BC कहा जाता है, जिसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी जी ईसा के पहले। ठीक है, ईसा पूर्व। ठीक, BCE का मतलब बिफोर कॉमन एरा, BP का मतलब बिफोर प्रेजेंट यानी वर्तमान से पहले। AD की अगर हम बात करें एनो डोमिनी, इसका फुल फॉर्म जरूर पूछा जाता है, ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से इसका मतलब होता है। CE यानी इसका मतलब क्या होता है? कॉमन एरा। ठीक है, अब यहाँ बात करें अगर नंबर लाइन की, आपने देखी होगी कि इधर से जाते हैं तो इधर 0 तक जाते हैं, यानी ये जो चीज़ें होती हैं क्या होती हैं? नंबर लाइन जो होती है इधर घटते क्रम में होती है। ठीक, घटती हुई होती है, घटती हुई। और इधर से अगर बात करें, यानी 0 से इस साइड अगर जाएंगे तो क्या होती है? बढ़ती हुई होती है। तो बस ये चीज़ें हो गई। यहाँ से आपसे जो पूछी जाती है वो ये है। ठीक है, यहाँ से आपके इसके फुल फॉर्म ज़्यादा पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप ये तैयार कर लें। तो ये हो गया आपका चैप्टर फर्स्ट हिस्ट्री का। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।